हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने तो लगातार भाजपा की कठपुतली बन के हरियाणा प्रदेश में जहां सरकार को मजबूत किया, वहीं प्रदेश के लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम किया। साथियों, मैंने कई दफा ये बात कही कि कांग्रेस के लोग तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार भाजपा की कठपुतली बन करके प्रदेश को कमजोर करने में लगी हुई है। 10 वर्ष हो गए कांग्रेस पार्टी का आज तक कोई संगठन नहीं खड़ा हुआ, कहीं कोई जिले का अध्यक्ष नहीं, कोई हल्के का अध्यक्ष नहीं, कोई ब्लॉक स्तर पर उनकी पार्टी का संगठन नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो इलाहाबाद के बाई इलेक्शन में एक बार साबित कर दी थी, जहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था मेरे सामने, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वोट मांगने गया था तो उसने जाते सबसे पहले लोगों से कहा था कि मैं वोट तो कांग्रेस पार्टी के लिए मांगने हूं, अपने प्रत्याशी के लिए है, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है, इसका भी ध्यान रखना। सीधा इशारा था कि भाजपा का जो कांडा का भाई चुनाव लड़ रहा था उसके पक्ष में एक तरह से वोटों की अपील करके आया था। जहां कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई, वही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से लोगों को बरगलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर तरह के लालच दिए गए, हर तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, नौकरी देने की बात की, सड़क बनाने की बात करी, बिजली लगाने की बात करी, यहाँ तक कि 5,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक गरीब लोगों के वोट को लेने के लिए उन्होंने बांटने का पैसा बांटने का काम किया। उसके बावजूद इलाहाबाद के लोगों ने मुझे पिछले चुनाव से 9,000 ज्यादा वोट देकर के विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, पिछले दिनों हमारा सेशन शुरू हुआ था। आप लोग भी आजकल सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठ करके देखते हो कि विधानसभा के सेशन में क्या हो रहा है। जब सेशन शुरू हुआ था, गवर्नर अभिभाषण पढ़ रहा था। उस गवर्नर के अभिभाषण में लिखा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी कहीं अपनी सरकार की बढ़ाई उसमें कर रही थी और लोगों से कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, नारा दे रहे थे हरियाणा एक हरियाणवी एक, और अब की बार एक नई बात लिखी थी कि सबका विश्वास। जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने तो विश्वास कोरोना की महामारी के वक्त में लोगों से आपका विश्वास मत टूटा था। उस कोरोना की महामारी में जहां आपको आम आदमी को सुख सुविधा प्रदान करनी चाहिए थी, जहां आम आदमी की सेहत का ख्याल रखना चाहिए था, जहां गरीब आदमी को पूरा राशन मिले, आम आदमी का विश्वास सरकार के ऊपर ज्यादा बढ़े, जहां आपको इस तरह के प्रबंध करने चाहिए थे, आपने तो लोगों को मौत के हवाले करने का काम किया था। आपने के पास तो ना तो दवाई थी, ना आपके पास हॉस्पिटल था, ना बेड थे, ना बिस्तर थे, ना ऑक्सीजन थी। लोगों का विश्वास तो आपने कोरोना काल में खो दिया था। सरकार बनती, आपने कोरोना काल में विश्वास खोया और उसके बाद आपकी सरकार ने जब ये कृषि के 3 काले कानून बने थे और जब लाखों किसान पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली के लगते चारों तरफ के जो बॉर्डर थे उन पे आकर के केंद्र की सरकार से कह रहे थे कि कृषि के 3 बनाए गए काले कानून वापिस लो और MSP की गारंटी दो, किसान को सम्मानजनक घर की वापसी कराओ। उस वक्त में आपकी सरकार ने एक बार फिर लोगों का विश्वास बढ़ने का काम किया था।
मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि आपने कैमला धाम का प्रोग्राम बनाया था, आप हेलीकॉप्टर से कैमला में गए थे, लेकिन लोगों का विश्वास आप हो चुके थे इसलिए कैमला में लोगों ने आपके हेलीकॉप्टर को जमीन पे नहीं कर दिया। मैंने उनके मंत्रियों की तरफ इशारा करके कहा था ये आपके जितने मंत्री बैठे, ये जाट इस किसान आंदोलन के दौरान कोई भी व्यक्ति सड़क के रास्ते से कोई भी आपका मंत्री जो है अपने घर नहीं जा सकता था। रात को अंधेरे में प्राइवेट गाड़ियों में बैठ करके चोर रास्ते से अपने घर में जाते थे। इनका तो सोशल बाइकाट था, लोग ना तो कोई ब्याह शादी का कार्ड लेते थे, ना ये किसी के दुख में शामिल हो सकते थे। आपका विश्वास सरकार का किसान आंदोलन में भी खोया गया। और फिर मैंने उदाहरण दिया ताजा कि इलाहाबाद के उपचुनाव के अंदर भी आपको मुंह की खानी पड़ी, लोगों का विश्वास वहां पे भी आपको खोना पड़ा। और मैंने कहा अब तो जो तुम सारे बैठे हो, तुम एक दूसरे के ऊपर आपस में भी विश्वास नहीं करते, लोग तुम्हारे पे कैसे विश्वास करेंगे? आपकी सरकार विश्वास खो चुकी है। आज साथियों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आम आदमी जो है वो आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज जहां हमने संगठन को ब्लॉक के स्तर पे और जोन के स्तर पे बढ़ाने का काम किया है, अगर हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष, पार्टी का हल्का का अध्यक्ष और पार्टी के जो हमारे 16 प्रकोष्ठ है, उन सब शहरों के अगर प्रधान अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए गांव गांव में जाकर के अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रधान बना सकते हैं, अगर हम राज्य के स्तर पर किसी एक को प्रधान की जिम्मेवारी सौंप सकते हैं, अगर किसी को जिले में प्रधान बनाया जा सकता है, अगर हल्के में कोई प्रधान बनाया जा सकता है, जोन का कोई प्रधान बनाया जा सकता है, तो फिर गांव के स्तर पर भी पार्टी का एक प्रधान होना चाहिए। जहां गांव के स्तर पर पार्टी का प्रधान बनाओ, वहीं गांव के अंदर जितने वार्ड हैं, हर वार्ड का भी एक प्रधान बनाने का काम करो ताकि आपका संगठन और ज्यादा मजबूत हो सके। इस काम के लिए कार्यकर्ताओं को समय निकालना पड़ेगा। आपको अपने अपने गांव की जिम्मेवारी लेनी होगी, अपने अपने गांव के अंदर संगठन को वार्ड के स्तर पे खड़ा करना होगा। वही शहर के अंदर भी शहर के जो महिला के प्रधान है, कोई दूसरा हमारा शहरी प्रधान है, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो शहर के वार्ड के स्तर पे एक प्रधान की नियुक्ति करे और उसके आगे जिम्मेवारी लगाए कि वार्ड के अंदर जो गलियों में भी एक प्रधान बनाने का काम करे। हमारे जो 16 प्रकोष्ठ हैं, अगर प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक हर गांव में एक प्रधान बनाएंगे तो फिर मान के चलो 17 ऐसे व्यक्ति आपके पास होंगे जो गांव के अंदर पार्टी के लिए आपके लिए काम करेंगे। और जब 17, 18, 20 लोगों की टीम गांव में खड़ी हो जाएगी तो फिर आने वाले चुनाव में 100% मान के चलो लोग कांग्रेस और भाजपा से दुखी हैं, फिर आपकी पार्टी का जो भी कोई उम्मीदवार टिकट लेकर के आएगा उसको लोग जिताने का काम करेंगे। आने वाली सरकार फिर इंडियन नेशनल लोकदल की होगी, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार होगी। आज तो साथियों, जहां पार्टियों से लोग दुखी और परेशान है, भाई एक पार्टी और पैदा हुई थी जिस पार्टी ने चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के कहीं लोगों को बरगलाने का काम किया था। आज उनसे ज्यादा लोग दुखी हैं, जो कि उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया था। वो तो ये कहते थे कि हम किसी भी कीमत के ऊपर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वो तो वायदा ये करते थे कि हम बुजुर्ग को मान सम्मान की पेंशन 5100 रुपये करके देंगे। वो तो ये कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में कहीं आ गए तो ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो हैं, जिनको रोजगार और नौकरी देने की बात करते थे, कहते थे जो बेरोजगार रह जाएंगे हम उन बच्चों को 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता घर बैठे देंगे। इस किस्म के वायदे किए थे। चौधरी देवीलाल की नीतियों को प्रदेश में लागू करने की बात कहते थे, लेकिन उन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को भाजपा की गिरवी रख दिया। उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने की बजाय कहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को भाजपा जो खत्म करने जा रही है, आज भाजपा का सहयोग करने आपके सामने है। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये माहवार शुरू करके बुजुर्ग का एक सम्मान करने का काम किया था, आज उसी पेंशन को सरकार काटने जा रही है।
आज उसके ऊपर कैप लगा रही है कि जिस व्यक्ति की आय 2 लाख रुपए साल की होगी उसको फिर पेंशन नहीं मिलेगी, और जिनकी आय 2 लाख से ज्यादा थी, जिनको पेंशन सरकार दे रही थी, उनको नोटिस देने शुरू कर दिए कि तुम पेंशन के पैसे वापस जमा कराओ। जो अकाउंट जो देने की बात करते थे वो पेंशन वापसी के नोटिस करवा रहे हैं। इसी तरह पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा जो है आज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उसको रोजगार मिला, ना उसको बेरोजगारी भत्ता मिला। आप चाहते हो कि चौधरी देवीलाल की नीतियां प्रदेश में लागू हो, तो फिर हमें गांव के स्तर पे, वार्ड के स्तर के ऊपर पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना होगा, और मजबूत संगठन जब होगा तो फिर चुनाव के अंदर आपकी पार्टी जो ताकत के साथ उभरेगी और फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनेगी। जब चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार आप बनाओगे तो फिर आपको इतना विश्वास तो हमारे ऊपर होगा कि हम जो बात आपके बीच में क्या करके जाएंगे उसको पूरा करेंगे। ये विश्वास है कि नहीं है? ये विश्वास है कि नहीं है? आज तो कहीं चले जाओ आप, चाहे कोई हमारा कितना भी बड़ा विरोधी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, लेकिन एक बात वो भी आपके लिए कहता है कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जो बात लोगों के बीच में कहेगी उसको पूरा करने का काम करे। आज हर व्यक्ति की जबान के ऊपर ये बात है कि कड़वी कह सकते हैं, लेकिन जो कहेंगे उसको हर आदमी पूरा करने का काम करेंगे। और ये पूरी तब कर पाएंगे जब आप संगठन खड़ा कर लोगे, जब आप सरकार बना लोगे। आप सरकार बनाओ। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये माँ बाप पेंशन शुरू करी थी, आज उनको 20 साल होने को जा रहे हैं। उन बातों को तो 20 साल से भी ज्यादा समय हो गया। 100 वाली पेंशन 10,000 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अपना राज बनाओ, हम पेंशन 10,000 रुपये करेंगे। हम पेंशन 10,000 रुपये करेंगे। वही पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो हैं उनको 21,000 रुपये हम मार। पहली बात तो उनको सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और जो नौकरी और रोजगार से वंचित रह जाएंगे उनको घर बैठे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और बच्चे का फीस। ये सब संभव तभी है जब मजबूत संगठन खड़ा करोगे। संगठन बनाओगे मजबूत है, इसके लिए समय निकालोगे सारे, तो समय निकालोगे, संगठन खड़ा कर लोगे, तो फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों को प्रदेश में लागू करेंगे, आम लोगों की भलाई के काम करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही बात आपसे कहने का न्याय था, आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।